बेटा बाकी टॉपिक्स तो मैंने आपको वीडियो से कवर करवा दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब ये जो हमारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे ये रह रहे हैं, इनमें से एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल के साथ करवाए जाए तो ज्यादा बढ़िया है, तो बाकी टॉपिक मैं आज निपटा दूंगा। आज का टारगेट यही है, रे ऑप्टिक्स की थ्योरी कंप्लीट करना। मेरे बेटा सबसे पहला हमारा टॉपिक है, और जरूरी नहीं सारे निपटाने पड़े भाई, जितने एक दिन में हो सकते हैं अच्छी तरह से समझ के उतने होंगे। पहला टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर ऑब्लिक डायमंड। ये टॉपिक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ मटेरियल है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब रेज डेंसर से रेयर मीडियम में जाती हैं तो देयर एग्जिस्ट अ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब भी डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करती हैं तो वहां पर एक क्रिटिकल एंगल एग्जिस्ट करता है। जब रेज क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर आती हैं तो रिफ्रैक्ट होती हैं, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आती हैं तो रिफ्लेक्ट होती है। हमारे साइंटिस्ट ने इसी का फायदा उठा करके बनाया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वैसे तो कई तरह के होते हैं, पहले प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में आएंगे वो डिटेल में। अब तो इस साल देखो डाउटफुल है, पिछले साल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन दिया नहीं था, मैं अभी उसे देखूंगा कि क्या सिचुएशन है उसकी। यहां सिर्फ उतना ऑप्टिकल फाइबर पढ़ोगे जो आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर वैसे कई तरह के होते हैं, मोनो इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, और ये कम्युनिकेशन में काम आते हैं। तो इसके ऊपर पहले बहुत डिटेल थ्योरी हुआ करती थी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में, फिलहाल अभी उतना नहीं है। ये ऑप्टिकल फाइबर मेनली दो लेयर से मिलकर बना होता है। अंदर की लेयर होती है डेंसर और बाहर की लेयर होती है रेयर। इनर लेयर को कहते हैं कोर और आउटर लेयर को कहते हैं क्लैडिंग। लाइट रेज को जब इसके अंदर भेजा जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि वो मोर देन क्रिटिकल एंगल पर आए, क्योंकि ये है डेंसर, ऊपर है रेयर। यदि ये डेंसर और ऊपर रेयर और हमने मोर देन क्रिटिकल एंगल पर भेज दिया तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट। फिर यहां भी मोर देन क्रिटिकल एंगल पर आएगी। क्यों आएगी, जरा एक बात सुन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यदि ये इसके बराबर है और ये दोनों एंगल है ऑल्टरनेट, तो ये इसके बराबर है आई इज इक्वल टू आर, और ये इसके बराबर है ऑल्टरनेट, तो ये और ये इक्वली है। तो यानी यहां भी ये मोर देन क्रिटिकल है तो रिफ्लेक्शन, फिर मोर देन क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्लेक्शन। इस तरह से लाइट रे ट्यूब के ऐसे चलती है जैसे पानी में, ट्यूब में पानी चलता है। जो लाइट यहां से एंटर हुई, रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, ऐसे रिफ्लेक्ट होते होते दूसरी तरफ से निकल जाएगी। थोड़े बहुत बेंट भी आ जाए, जरूरत से ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत बेंट भी आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लाइट यहां से एंटर होगी वो दूसरी तरफ से एग्जिट जरूर करेगी। तो जैसे पाइप में पानी यदि एक तरफ से जाएगा तो दूसरी तरफ से निकलेगा जरूर, तो लाइट इसमें यदि एक तरफ से जाएगी तो दूसरी तरफ से निकलेगी जरूर। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने अभी आपको बताया ये मोनो इंडेक्स होता है। मोनो इंडेक्स में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा तेज बेंट नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा तगड़ा बेंट आ गया तो लाइट रे को दिक्कत क्या हो जाती है, यहां पर यदि आप देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल हो गया है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, और लेस देन क्रिटिकल होने के कारण लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और बाहर नहीं जा पाएगी। तो इससे सुधार करके स्टेप इंडेक्स बनाए गए, ग्रेडेड इंडेक्स बनाए गए। तो वो मैं अभी रिसर्च करूंगा कि क्या अभी भी वो सिलेबस में उन्होंने मेंशन कर रखे हैं या नहीं। वैसे मेरी नॉलेज के हिसाब से पिछले साल तो थे नहीं, तो इस साल भी होंगे नहीं। सर क्या पढ़ा दिया स्कूल में? सर कौरशा वेटिंग रूम में, प्लीज ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आप ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड कुछ बता रही होगा। तो ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिक्स के हिसाब से बस ये समझ लो कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी ट्यूब है जो दो लेयर से मेनली बनती है, कोर और क्लैडिंग। कोर डेंसर होता है, इनर कोर, और आउटर लेयर जो क्लैडिंग होती है वो रेयर होती है।
हमारी फिजिक्स की दुनिया में, ऑप्टिक्स की दुनिया में डेंसर का मतलब होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेयर का मतलब होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ऑप्टिकली वही डेंसर है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑप्टिकली वही रेयर है। तो यहाँ डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से नहीं देखी जाती, यहाँ डेंसिटी देखी जाती है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, जो कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर होती है। तो ये आ गया। अब मेरे बेटा यहाँ पर ये ऑप्टिकल फाइबर तो समझ में आ गया है। इसका यूज मेडिकल साइंस में बहुत होता है। तुमने सुना होगा लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन होते हैं, उसमें पेट के अंदर एक छेद करके लाइट का सोर्स पहुंचा देते हैं और एक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देते हैं। तो लाइट के सोर्स से अंदर सारे में उजाला हो जाता है पेट के अंदर। जैसे कंप्यूटर से रिसीव करके वे दिखा देते हैं तो हमें पेट को खोले बगैर पेट के अंदर दिखाई दे जाता है कि क्या सिचुएशन है। ये तो हुआ ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा है बेटा डायमंड। मेरे बेटा डायमंड इतना कॉस्टली क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा डायमंड कॉस्टली क्यों है? तो जवाब है क्योंकि ये दुनिया में हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल है। इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का नहीं होता। तो कई बच्चे कहेंगे तो उससे इसकी कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है? अभी सुनो मेरे बेटा, दरअसल म्यू का फॉर्मूला है कॉसेक आई सी, यानी कि बेटा 1/sin आई सी। म्यू का फॉर्मूला है कॉसेक आई सी, यानी कि बेटा 1/sin आई सी। तो दुनिया में हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण लीस्ट क्रिटिकल एंगल है। डायमंड है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कह सकते हो लीस्ट क्रिटिकल एंगल। अब लीस्ट क्रिटिकल एंगल होने के कारण ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है। अब कई बच्चे कहेंगे रिफ्लेक्टिंग का क्रिटिकल एंगल से क्या संबंध? सर बोलो बेटा। रिया को अंदर ले लीजिए। अच्छा अब ले रहा हूं। थैंक यू। तो मेरे बेटा ये आ गया। तो दुनिया में हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, लीस्ट क्रिटिकल एंगल है डायमंड का। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब क्रिटिकल एंगल कम होता है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा क्यों हो जाते हैं। मान लो यहां क्रिटिकल एंगल 70 डिग्री है और यहां क्रिटिकल एंगल 20 डिग्री है। उदाहरण के तौर पे वैसे ही मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये कम रिफ्लेक्टिंग होगा, ये ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होगा। यहां क्रिटिकल एंगल 20 डिग्री का मतलब 20 डिग्री से ज्यादा वाली सारी रेज रिफ्लेक्ट होंगी। यहां पर 70 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली रेज रिफ्लेक्ट होंगी। ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री पर आई, रिफ्लेक्ट, 60 डिग्री पर आई, रिफ्रैक्ट, 50 डिग्री पर आई, रिफ्रैक्ट, 40 डिग्री पर आई, रिफ्रैक्ट। कहने का मतलब इसने 70 डिग्री से ज्यादा वालों को तो रिफ्लेक्ट किया और 70 से कम वालों को रिफ्रैक्ट किया। इसमें क्या है, 20 डिग्री क्रिटिकल एंगल है तो कोई रे 80 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई, रिफ्लेक्ट, 70 डिग्री पर आई, रिफ्लेक्ट, 60 डिग्री पर आई, रिफ्लेक्ट, 50 डिग्री पर आई, रिफ्लेक्ट, 40 डिग्री पर आई, रिफ्लेक्ट, ठीक है, 30 डिग्री पे आई, रिफ्लेक्ट, 10 डिग्री पे आई, रिफ्रैक्ट। यानी कि इसमें रिफ्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है, रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जो मटेरियल कम क्रिटिकल एंगल वाले होते हैं उसमें ज्यादातर रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसकी टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करने की है। और जो हाई क्रिटिकल एंगल वाले होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता, कम होता है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, इस कारण से डायमंड में रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। डायमंड से ज्यादा रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट मटेरियल कोई सा भी नहीं है। तो अब डायमंड में जब रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो तुम्हें पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस शाइनी होते हैं। पहले मैं आसान भाषा में बताऊं, आप ये बताओ मिरर इतना शाइनी क्यों होता है? क्योंकि वो हाईली रिफ्लेक्टिंग है। स्टील जो है वो साधारण आयरन से ज्यादा शाइनी क्यों होती है? स्टील, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि वो ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है।
तो आसान भाषा में तो ये समझ सकते हो कि जो ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होते हैं वो ज्यादा शाइन करते हैं, तो डायमंड ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है तो ज्यादा शाइन करता है। एक तो ये हो गया लॉजिक। और ज्यादा डीपली नॉलेज देखें तो डायमंड में प्रॉपर कटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। डायमंड को एक खास शेप में काटा जाता है जिससे जो लाइट अंदर जाती है वो ट्रैप हो जाती है। मान लो एक लाइट रे यहां पर इसके अंदर एंटर हो गई यहां से, तो जब वो बाहर से अंदर आ रही थी तब तो वो रेयर से डेंसर में आ रही थी, तो उस समय तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब वो दूसरे सरफेस पर आई तो फिर उसमें हुआ रिफ्लेक्शन, क्योंकि अब उसने डायमंड से एयर में जाने की यानी डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करी। और जब डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करी तो हम इस तरह से शेप की कटिंग करते हैं कि हर सरफेस पर वो मोर देन क्रिटिकली आए। फिर इसके बाद यहां से इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्ट होती रहती है काफी देर तक। कभी ऐसा होगा कि फिर वो लेस देन क्रिटिकल पे आएगी तो बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज वो एक लाइट रे जो अंदर आ गई वो काफी ज्यादा लंबे समय तक अंदर ट्रैप हो जाती है और दीवारों से रिफ्लेक्ट होती रहती है, दीवारों से रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो डायमंड में अंदर गई हुई लाइट बाहर आसानी से नहीं आ पाती। अब इसमें कटिंग की बड़ी कीमत है। मान लो मैंने गलत कटिंग कर दी, मैंने डायमंड, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, मैंने डायमंड की गलत कटिंग कर दी, कोई लाइट रे यहाँ आई लेस देन क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गई, बेकार हो गया मामला। लेकिन यदि मैं इसको सरफेस को कट करके इस तरह से बना दूं कि जब वो सामने जाए तो मोर देन क्रिटिकल एंगल पर आए, रिफ्लेक्ट हो जाए, फिर यहां भी मोर देन क्रिटिकल पर आए, रिफ्लेक्ट हो जाए, फिर मोर देन क्रिटिकल पर आए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो डायमंड की असली कॉस्ट उसकी कटिंग और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो उसके शार्प वो किनारे जो है वो इस तरह से कट होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रेज मोर देन क्रिटिकल एंगल पर ही आए। और इससे क्या होता है कि वंस द लाइट रे एंटर्स द डायमंड इट इज जस्ट लाइक ट्रैप्ड, अंदर फंस गई। अच्छा, अंदर वाली रे निकल नहीं पा रही है और बाहर से नई रेज आ गई, नई रेज आ गई, वो रिफ्लेक्ट होने लगी, वो भी निकल नहीं पाई, इतने में तीसरी लाइट रे आ गई। तो लाइट रेज अंदर आ तो रही है लेकिन अंदर से बाहर निकल नहीं पा रही, अंदर से बाहर निकल नहीं पा रही आसानी से। कोई निकलती है, बहुत देर में निकलती है। तो इससे के कारण अंदर लाइट एनर्जी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अच्छा ये बताओ, एक कमरा है उसमें बच्चों को घुसने तो दें और निकलने ना दें, जिस भी दरवाजे से निकले रैपट मार के वापस अंदर भेज दें तो क्या होगा, अंदर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो लाइट एक बार अंदर आने तो दें, निकलने ना दें, तो लाइट अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी। तो अंदर लाइट क्या है, एनर्जी। अंदर लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो जाती है और जब लाइट एनर्जी अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है तो डायमंड ग्लो करने लगता है। तभी डायमंड में एक खास ग्लो होता है। वो ग्लो इसकी कटिंग पर डिपेंड करता है। और वो समझ ही गए कि आप कटिंग पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि कटिंग जो है इस तरह से करनी चाहिए कि हर सरफेस पर वो मोर देन क्रिटिकल पर ही ज्यादा से ज्यादा आने की टेंडेंसी हो, तभी तो अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। और जब अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगी तो अंदर लाइट एनर्जी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये है, अदरवाइज मैं डायमंड की शक्ल में ग्लास काट दूं तो क्या वो भी उतना शाइन करेगा? तो जवाब है नहीं। ग्लास में क्रिटिकल एंगल ज्यादा है और यदि ग्लास में क्रिटिकल एंगल ज्यादा है तो उसमें रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम है, रिफ्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसमें लाइट रे अंदर ट्रैप ही नहीं होती, इधर से आएगी दूसरे सरफेस से निकल जाएंगी, तो अंदर लाइट एनर्जी कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही नहीं। डायमंड की असली चमक देखनी है तो अंधेरे में देखो, डिम लाइट में। तो डायमंड जो है बाहर के कमरे में जो रोशनी है उससे कहीं ज्यादा चमकता है। मान लो तेज लाइट है तो डायमंड का पता ही नहीं चलता, डायमंड और ग्लास एक से लगते। तेज लाइट है कैसे, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन में लाइट है, दिन में आपको वो लाइट कोई खास नहीं लगती क्योंकि कमरे में इतनी तेज लाइट है कि उस तेज लाइट के सामने वो जो मोबाइल के लाइट है, मोबाइल की स्क्रीन की लाइट है, वो कुछ भी नहीं है, हमारा अटेंशन उधर खिंचता नहीं। लेकिन जब रात में अंधेरा कर देते हैं और सोने चले जाते हैं, उस समय यदि मोबाइल की कोई लाइट जला दे तो चुभती है,
क्योंकि अब आसपास अंधेरा है तो मोबाइल की उतनी सी लाइट भी हमें बहुत तेज लगेगी और महसूस होगी। यही बात है डायमंड की। डायमंड को तेज लाइट में रखोगे तो अंदर से की ब्राइटनेस बाहर की ब्राइटनेस के सामने कोई ज्यादा हमें अंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप अंधेरे में डायमंड को रखोगे तो वो रात में ग्लो करता हुआ महसूस होगा। और जो कॉस्टली डायमंड होंगे उनकी कटिंग बहुत प्रॉपर होगी, और कटिंग बहुत प्रॉपर होगी तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करेंगे जिनकी अच्छी कटिंग है। तो ये हमारा था केस ऑफ डायमंड। अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। मेरे उधर जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी आंख किसी के मान लो आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है तो उसमें कहते हैं पावर कितनी है, आपने कहा +2, +1, -1, ये पावर है क्या? तो जवाब है पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। भाई हर लेंस की फोकल लेंथ होती है, तो जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल ही पावर है। तो कोई मेरे से कहे कि भाई पावर क्या होती है, तो जवाब है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर की यूनिट है डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब होता है मीटर इनवर्स। तो यदि आप फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे तो पावर डायोप्टर में आएगी, और डायोप्टर का मतलब है मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है कि मेरी आंखों की पावर -2 है, यानी 1/f जो है -2 है, तो f कितना है? तो जवाब है -½ मीटर। पावर क्या था? डायोप्टर। डायोप्टर का रेसिप्रोकल क्या होता है? मीटर। तो -½ मीटर यानी -50 सेंटीमीटर का लेंस लगा रखा है। तो यार माइनस का मतलब कॉन्केव लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला। तो जिसकी पावर है -2 उसने 50 सेंटीमीटर का कॉन्केव फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस यूज कर रखा है, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। जब दो लेंस जोड़ते हैं, एक के आगे एक रखते हैं, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी पावर हो जाती है P1 + P2। 3 लेंस टच करके रख दो तो पावर और ऐड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब 2 लेंस या 3 लेंस या 4 लेंस टच करके रखते हैं तो पावर से ऐड होती चली जाती है। P1 क्या है? पहले की पावर यानी 1/f1। दूसरे P2 क्या है? दूसरे की पावर यानी 1/f2। दो ही ले रहा हूं। और P क्या है? कॉम्बिनेशन की पावर यानी 1/f। तो यदि आपको पहले लेंस की फोकल लेंथ दे दे, दूसरे की फोकल लेंथ दे दे और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे P = P1 + P2, या कह सकते हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2। लेकिन ये जो फॉर्मूला है 1/f = 1/f1 + 1/f2, ये सिर्फ 2 लेंस के पर तब लगेगा जब वो टच में रखे हैं। यदि 2 लेंस टच में ना रखे हो, कुछ डिस्टेंस पर रखे हो, तो फिर 1/f होता है 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। ये फॉर्मूला 12th में नहीं काम आएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। ये कॉम्बिनेशन की पावर जब लेंसेज में सेपरेशन हो, असली फॉर्मूला यही है। लेकिन यदि लेंसेज की सेपरेशन 0 कर दे, d को 0 रख दे, तो फिर तो यही रह जाएगा, फिर तो राइट वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तब पावर का फॉर्मूला मतलब फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो याद रखिए, 1-2 लेंस, जब 2 या 2 से ज्यादा लेंस टच करके रखे जाते हैं तो उनकी पावर ऐड होती है, फोकल लेंथ नहीं ऐड होती। क्या ऐड होती है बेटा? पावर। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट हमारा है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है बेटा? रिजॉल्विंग पावर 2 चीजों की होती है, एक माइक्रोस्कोप की और एक टेलीस्कोप की। तो पहले मैं बात करूंगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मेरे बेटा, हर माइक्रोस्कोप की एक लिमिट है। तुमने देखा होगा ये बढ़िया माइक्रोस्कोप है, छोटी छोटी चीजों को देख लेता है। ये बेकार माइक्रोस्कोप है, ज्यादा छोटी चीजों को नहीं देख पाता। तो कौन सा माइक्रोस्कोप बढ़िया है, कौन सा माइक्रोस्कोप घटिया है, इसका पता चलता है रिजॉल्विंग पावर से। आपको मैंने ये 2 निशान लगाए, पहले मैं आपकी आंखों की बात कर रहा हूं। आपको ये 2 निशान बिल्कुल क्लियरली अलग अलग दिख रहे हैं। मैंने इनकी सेपरेशन कम कर दी। आप लोगों को अभी भी ये 2 निशान अलग अलग और साफ साफ दिख रहे हैं। मैंने सेपरेशन और कम कर दी।
आप लोगों को लग रहा है ये एक ही निशान है क्योंकि आप दूर बैठे हुए हो, मैं पास में खड़ा हूं, मुझे दो निशान दिख रहे हैं। आपकी आंखों ने क्या किया, जब दो निशान जरूरत से ज्यादा नजदीक आ गए तो वो उनको गैप को देख नहीं पाया। यही होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यदि मैं कहता हूं कि भाई मेरी आंखों की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब है भैया दो निशान यदि अलग अलग दिखाने हैं तो 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा का गैप रख लो। 0.1 मिलीमीटर से कम गैप रखोगे तो भैया मैं नहीं देख पाने का उसको 0.1 मिलीमीटर से। तो रिजॉल्विंग यहां से क्या आती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मैं कहता हूं मेरी आंखों की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब दो निशानों को यदि अलग अलग देखना है, उनके बीच के गैप को महसूस करना है, तो 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा दूरी पे बनाना पड़ेगा। उससे कम बना दिया तो वो एक ही दिखेंगे। यही होता है माइक्रोस्कोप में। हर माइक्रोस्कोप की एक लिमिट होती है कि भाई वो उन चीजों को गैप को देख सकता है जब वो एक खास डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर हो। मान लो किसी माइक्रोस्कोप की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर है, ज्यादा छोटा बोल दिया, 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर है, तो इसका मतलब यदि दो निशान 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर से ज्यादा गैप पर हुए तो वो उन्हें अलग अलग साफ साफ दिखा देगा, और यदि उससे कम गैप पर हुए तो वो मिक्स करके तुम्हें एक ही दिखेगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। Limit of resolution is the minimum separation between two points which can be seen clearly and distinctly with the help of microscope. अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी जितना कम होगा माइक्रोस्कोप उतना अच्छा है। मान लो एक माइक्रोस्कोप इससे कम डिस्टेंस के गैप को नहीं देख पा रहा और एक माइक्रोस्कोप इससे कम गैप को नहीं देख पा रहा। मैं आपसे कहूं कौन सा बढ़िया है? ये बढ़िया है, ये छोटे से गैप को देख लेता है, ये बेकार है। तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन समझ में आ गया, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल ही रिजॉल्विंग पावर है, यानी जो माइक्रोस्कोप कम डी को देख सकता है, कम डिस्टेंस को देख सकता है, वो हाई रिजॉल्विंग पावर का है। तो मैं कहता हूं ये हाई रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप है, इसका मतलब ये छोटे से छोटे गैप को देख लेगा। और मैं कहता हूं ये माइक्रोस्कोप लो रिजॉल्विंग पावर का है, तो ये छोटे गैप को नहीं देख पाएगा, बड़े गैप को देख लेगा। तो रिजॉल्विंग पावर इज 1/d। अब रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला, माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए है 2μ sin थीटा अपॉन लैम्डा। इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ नहीं है और कंपटीशन में डेरिवेशन आते नहीं है, तो डेरिवेशन नहीं करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है 2μ sin थीटा अपॉन लैम्डा। जहां ये माइक्रोस्कोप है और ये ऑब्जेक्ट है। म्यू क्या है? ऑब्जेक्ट से जब लाइट माइक्रोस्कोप तक आती है तो जिस मीडियम से आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि ऑब्जेक्ट से माइक्रोस्कोप के बीच में एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि यहां पर वाटर है, पानी भरा हुआ है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी बेटा जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लैम्डा क्या है? जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ। थीटा क्या है? थीटा है सेमी कोनिकल एंगल। सेमी कोनिकल एंगल इसको कहा जाता है यदि ऑब्जेक्ट लेंस से के दोनों किनारों से जोड़ दो। ये जैसे हमारे माइक्रोस्कोप का लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को यहां से भी जोड़ दो और यहां से भी जोड़ दो। इसका आधा कहलाता है सेमी कोनिकल एंगल। सेमी कोनिकल एंगल थीटा है। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? 2μ sin थीटा अपॉन लैम्डा। जहां म्यू क्या है? जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थीटा क्या है? सेमी कोनिकल एंगल। और लैम्डा क्या है? जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है वो। इसका मतलब हमारा वही माइक्रोस्कोप किसी लाइट में ज्यादा बेटर काम करेगा, किसी लाइट में पुअर काम करेगा। मान लो मैं कमरे में शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट रखूं और तब माइक्रोस्कोप से देखूं, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट रखोगे तो हाई रिजॉल्विंग पावर का बन जाएगा वही माइक्रोस्कोप, वही लेंस होंगे, वही ऑब्जेक्ट होगा, वही डिस्टेंस होगी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा छोटे छोटे गैप को दिखाने लगेगा। और यदि मैं लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट रख दूं तो वही माइक्रोस्कोप बेकार हो जाएगा। कमरे में वायलेट लाइट रख दो
तो वही माइक्रोस्कोप जबरदस्त काम करेगा। और रेड कलर की लाइट रख दो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो वो बेकार बन जाएगा। तो ये आ गया। तो ये माइक्रोस्कोप से जुड़ी हुई बातें थी। अब आता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर निकालनी है तो पहले टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देखो। टेलीस्कोप में साइज मायने नहीं रखता। जैसे मान लो कोई टेलीस्कोप है, दूर की चीजें देख रहे हैं, तो मैं तुमसे कहूं कि ये 1 किलोमीटर से बड़ी चीजों को देख लेगा। एक बात बता, वही 1 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट, 1 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर पास रखा है तो टेलीस्कोप देख लेगा। वही 1 किलोमीटर का स्फीयर दूसरे सोलर सिस्टम में है तो टेलीस्कोप नहीं देख पाएगा। वहां पे एंगल का मायने रखता है। देखो बेटा, दूर की चीजें देखने में सबसे बड़ी बात क्या है, साइज मैटर ही नहीं करता। मैं आपसे कहूं, क्या चूहे के पीछे हाथी छुप सकता है? क्या चूहे के पीछे हाथी छुप सकता है? तो जवाब है हाँ। चूहे को आंख के सामने रख लो, हाथी दूर खड़ा हुआ होगा तो भी नहीं दिखेगा। दरअसल कौन सी चीज हमें बड़ी दिखेगी और कौन सी छोटी दिखेगी, ये बात डिपेंड करती है हमारी आंखों पर सबटेंड होने वाले एंगल पर। आपने कई बार जोक में सुना होगा कि हेलीकॉप्टर में से या एरोप्लेन में से नीचे झांक के देखो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इतनी इतनी सी लगती हैं। अब कई बच्चे कहेंगे इसमें जोक क्या हुआ? बेटा जोक ये है कि एक बार एक आदमी पहली बार एरोप्लेन में बैठा तो वो कह रहा कि नीचे झांक करके कि यार सच में एक आदमी ने कहा था मेरे से कि एरोप्लेन में बैठ के नीचे चलते आदमी भी चींटियों जैसे दिखते हैं और वही दिख रहे हैं। तो उसने कहा ये एरोप्लेन उड़ानी है, ये सच में चींटियां ही चल रही है। खैर वो जोक तो अलग हो गया। बात सुनो, कौन सी चीज हमें बड़ी दिखेगी, कौन सी छोटी? तो जवाब है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है मान लो, और नीचे एक कार खड़ी हुई है। मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से देख रहा हूं तो कार छोटी सी दिखेगी। आपने देखा होगा मसूरी पे पहाड़ों पे खड़े हो जाओ तो नीचे सड़कों पे आती हुई कार ऐसी लगती है नन्ही नन्ही सी। क्यों? क्योंकि वो मेरी आंख पर बहुत स्मॉल एंगल सबटेंड करती है। अब यदि मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में थोड़ा नीचे आ जाऊं, यहां आ जाऊं और अब कार को देखूं तो वो बड़ी दिखेगी क्योंकि वो मेरी आंखों पर बड़ा एंगल सबटेंड करती है। और नीचे आ जाऊं, उसी कार को देखूं तो वो बहुत बड़ी दिखेगी क्योंकि वो मेरी आंखों पर ज्यादा बड़ा एंगल सबटेंड करती है। तो जो ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पर ज्यादा एंगल सबटेंड करता है वो मुझे बड़ा दिखाई देगा, और जो मेरी आंखों पर छोटा एंगल सबटेंड करता है वो छोटा दिखाई देगा। यदि दो चीजें मेरी आंखों पर बराबर एंगल सबटेंड करती हैं तो मुझे बराबर साइज की दिखेंगी। अब जैसे आप जानते हो सन का साइज बहुत बड़ा है, मून का साइज बहुत छोटा, लेकिन दिन में सन का साइज और रात में मून का साइज हमें लगभग बराबर ही लगता है। उसका कारण डिस्टेंस, हम मून के बहुत नजदीक हैं और सन से बहुत दूर हैं। मून के पास है, सन से दूर है। जब सन का हमारी आंखों पर सबटेंडेड एंगल देखते हो और मून का हमारी आंखों पर सबटेंडेड एंगल देखते हो तो वो दोनों बराबर होते हैं ऑलमोस्ट। इसी कारण से हमें सन और मून का साइज बराबर दिखता है। यदि मून दूर चला जाए तो हमें छोटा दिखने लगेगा क्योंकि तब वो मेरी आंखों पर स्मॉल एंगल सबटेंड करेगा। तो इतनी देर की बातों से क्या सीखा? हमें कौन सी चीज बड़ी दिखेगी, कौन सी छोटी, क्या उसके साइज पे डिपेंड करता है? तो जवाब है नहीं। टेलीस्कोप की दुनिया में साइज की बजाय एंगल पे डिपेंड करता है। जो मेरी आंखों पे लार्ज एंगल सबटेंड करता है वो बिगर, जो मेरी आंखों पर स्मॉल एंगल सबटेंड करता है वो स्मॉलर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि असलियत में कितना बड़ा है। एक बहुत बड़ा स्टार जो किसी और गैलेक्सी में है वो तो हमें दिखता भी नहीं क्योंकि वो हमारी आंखों पर नेग्लिजिबल एंगल सबटेंड करता है। तो अब यहां पर बात आती है कौन सी चीजें बड़ी दिखेंगी, कौन सी छोटी, कौन सी नहीं। तो हर टेलीस्कोप में एक एंगल होता है कि भाई यदि इससे कम एंगल सबटेंड करेगी चीज तो नहीं दिखेगी। मान लो एक टेलीस्कोप 10 डिग्री से कम एंगल सबटेंड करने वाली चीजों को नहीं देख पाता तो ये बेकार है। और एक टेलीस्कोप उन चीजों को भी देख लेता है जो हमारी आंखों पे 1 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो ये बढ़िया। तो यहीं से जन्म होता है डी थीटा। डी थीटा इज द मिनिमम एंगल
डी थीटा वो मिनिमम एंगल है जिसे सबटेंड करने वाली बॉडी को टेलीस्कोप देख सकता है। यदि मैं कहता हूं इस टेलीस्कोप का डी थीटा 0.1 डिग्री है, तो जो भी चीज इसकी आंखों पे यानी टेलीस्कोप पर 0.1 डिग्री सबटेंड करेगी या उससे ज्यादा वो दिख जाएगी। 0.1 डिग्री से कम एंगल सबटेंड करने वाली चीजें नहीं देख पाएंगी। यदि मैंने कहा दूसरे टेलीस्कोप का डी थीटा 0.01 डिग्री है, ये तो और भी बढ़िया है। जो भी चीज उस टेलीस्कोप के लेंस पर 0.01 डिग्री या उससे बड़ा एंगल सबटेंड करेगी वो दिख जाएगी, और जो कम करेगी वो नहीं दिखेगी। समझ में आ गया? तो ये टेलीस्कोप के केस में डी का कोई रोल नहीं है, डी थीटा का रोल है। जितना कम डी थीटा देख सकता है टेलीस्कोप उतना बढ़िया टेलीस्कोप है। दरअसल रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ डी थीटा। टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर डी थीटा के रेसिप्रोकल है। माइक्रोस्कोप में डी के रेसिप्रोकल है डिस्टेंस। यहां तो दूर की चीजों का मतलब ही नहीं, माइक्रोस्कोप है ये। टेलीस्कोप में डी थीटा रिजॉल्विंग पावर। तो याद रहेगा डी थीटा क्या है, वो स्मॉलेस्ट एंगल जिसकी जो सबटेंड करने वाली चीज देखी जा सके। और डी थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, रिजॉल्विंग पावर। डी थीटा को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। माइक्रोस्कोप में डी को कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और उसका रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर। यहां डी थीटा को कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, उसका रेसिप्रोकल रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर का एक और फॉर्मूला है यहाँ, d अपॉन 1.22 लैम्डा। जैसे यहाँ 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा का डेरिवेशन 12th में नहीं है, उसी तरह से d अपॉन 1.22 लैम्डा का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। d क्या है, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका डायमीटर। डायमीटर कह लो या अपर्चर कह लो, जो हमारे टेलीस्कोप का फ्रंट लेंस है, पहला लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, उसका डायमीटर है d। जितना बड़ा डायमीटर लोगे उतनी हाई रिजॉल्विंग पावर मिलेगी। और लैम्डा क्या है, आने वाली लाइट की वेवलेंथ, आने वाली लाइट की वेवलेंथ। बाकी 1.22 तो आपको पता ही है। तो रिजॉल्विंग पावर समझ में आ गया आपको माइक्रोस्कोप का भी और टेलीस्कोप का भी। अब आता है टीआरपी, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये क्या है, अब सुनिए। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, रे ऑप्टिक्स आप, मैं इसीलिए नए चैप्टर की थ्योरी शुरू नहीं कर रहा हूं जिससे आप रे ऑप्टिक्स पक्का कर लो। 2-3 दिन तक मैं कोई नई वीडियो नहीं भेजूंगा लाइव पढ़ाने के अलावा। लाइव में न्यूमेरिकल चलेंगे, उसके बाद कोई वीडियो नहीं। लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि आप रे ऑप्टिक्स की सारी वीडियो एक बार दोबारा से रिवाइज करके पक्की करके रख लेंगे। उसे डिवाइड कर लो कि भाई रोज 2 वीडियो देखनी है, 3 या 1 घंटे की वीडियो देखनी है। कुछ भी हो जाए, टारगेट बनाओगे तभी कर पाओगे। जो बच्चे सोचते हैं ना जब मन कर गया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, वो कभी कर नहीं पाते। लेकिन यदि टारगेट बनाओगे कि भाई मुझे 1 घंटे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की वीडियो देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो फिर बन जाएगा। तो लाइव से अलग रे ऑप्टिक्स की वीडियो देखते रहो, क्योंकि 5-7 दिन बाद मैं आपको फिर अगले चैप्टर की थ्योरी भेजना शुरू कर दूंगा। तो मेरे बेटा अगला है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नाम से ही क्लियर है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसे किसी भी उस मटेरियल से बनाया जा सकता है जिसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम है। कोई भी मटेरियल चूज करो, लेकिन 45 डिग्री से कम क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। 44 हो, 43 हो, 42 हो, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। यानी कि बेटा क्रिटिकल एंगल मान लो 44 है, चलेगा? चलेगा। कारण हम चाहते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन हो, तो इसके 2 यूज हैं। पहला यूज होता है टू डेविएट द इमेज बाय 90 डिग्री, और दूसरा होता है टू डेविएट द इमेज बाय 180 डिग्री। इमेज को 90 डिग्री घुमाना हो तो इससे घुमा सकते हैं,
और इमेज को 180 डिग्री घुमाना हो, 180 डिग्री घुमाना हो तो भी इससे घुमा सकते हैं। अब आप ये तो बस समझ ही गए कि यहाँ क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 डिग्री होना जरूरी है। अब क्यों? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, H उसका हेड है और T उसका टेल। अब ये बताओ, हेड से लाइट रे आई, यहां पर परपेंडिकुलर आई तो अनडेविएटेड चली गई। अब यहां 45 डिग्री पर आई, क्यों 45 पे? ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा और उसका और ये एंगल 45 होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये 45 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन 45 मोर देन क्रिटिकल है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल है। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल है तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर आने के कारण वो यहां निकल गया, हेड वाली रे यहां आ गई। ठीक इसी तरह से टेल से आने वाली रे यहां उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर यहां आ जाएगी, यानी हेड इधर बनेगा, टेल इधर बनेगा। तो ये इमेज जो ऐसे रखा ऑब्जेक्ट था वो ऐसे दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट की इमेज को 90 डिग्री घुमा दिया, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है खड़ा वर्टिकल, मैं देखना चाह रहा हूं हॉरिजॉन्टल, इससे देख लेंगे। ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल, मैं देखना चाह रहा हूं वर्टिकल, इससे देख लेंगे। इसे बोलते हैं टू डेविएट द इमेज बाय 90 डिग्री। टू डेविएट द इमेज बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री पर डेविएट करने के लिए प्रिज्म रखने का तरीका बदल जाता है। प्रिज्म ऐसे रखेंगे कि 90 डिग्री पे ये हो और 45 डिग्री ये हो, 45 डिग्री ये हो। अब ये उल्टी इमेज को सीधा कर देगा, सीधी इमेज को उल्टा कर देगा। मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है HT, यहां हेड से रे आई, यहां पर तो 90 डिग्री पर आई है तो अनडेविएटेड चली गई। यहां रिफ्लेक्शन हो गया, क्यों रिफ्लेक्शन हो गया? ये वही पुराना तरीका, 45 डिग्री 90 डिग्री, तो ये 45 उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 मोर देन क्रिटिकल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल है। अब कई बच्चे कहेंगे फिर बताओ क्यों? अरे बेटा बता तो दिया, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, I/R। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, पहले ये 45 है तो ये 45 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। और यदि ये 45 और ये 90 है तो ये 45 होगा, और ये 45 है तो ये 100 बार ये एक बात यार दिमाग लगा लेना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है मोर देन क्रिटिकल है तो रिफ्लेक्शन होगा और वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट थी, और यदि परपेंडिकुलर इंसिडेंट थी तो अनडेविएटेड चली गई, तो हेड वाली रे यहाँ आ गई। इसी तरह से टेल से आने वाली रे यहां आ जाएगी। मतलब हेड ऊपर था, हेड वाली रे नीचे आ गई, टेल नीचे था, टेल वाली रे ऊपर आ गई, यानी उल्टी इमेज बन गई। हेड नीचे बन गया, टेल ऊपर। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी बन गई, या ऑब्जेक्ट उल्टा होता तो इमेज सीधी बन जाती, यानी 180 डिग्री घूम गई। इसे बोलते हैं टू डेविएट द इमेज बाय 180 डिग्री। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के दो काम बताए। एक तो किसी इमेज को उल्टे को सीधा करना है, यानी कि 180 डिग्री घुमाना है, तो भी टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज होगा। और यदि बेटा 90 डिग्री घुमाना है तो भी टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज होगा। मटेरियल कौन सा लिया जाए? हर वो मटेरियल चलेगा जिसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम है, क्योंकि हम चाहते हैं 45 डिग्री पर रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। अब ये बात आती है, क्या ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग? तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f is equal to 1 μ2 minus 1/r1 minus 1/r2। 1 μ2 को लिख सकते हो μ2 upon μ1। याद रखना, जो पॉजिटिव फोकल लेंथ है वो कन्वर्जिंग होते हैं, और जो निगेटिव फोकल लेंथ है वो डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ का पॉजिटिव होना जरूरी है, और डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ का निगेटिव होना जरूरी है। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर वाले कन्वर्जिंग है, निगेटिव पावर वाले डाइवर्जिंग है। अब जो मैं बताऊंगा बहुत बड़ी बात,
ये फॉर्मूला कब लगता है? तो जवाब है लेफ्ट सरफेस की रेडियस r1, राइट की r2, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तब ये फॉर्मूला लगता है। मान लो मुझे अंदर और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, बाहर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और दोनों सरफेस की रेडियस दे दे, तो मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा। कैसे? वो तो न्यूमेरिकल आएंगे। अब यहां बड़ी खास बात है, 3 केस है। केस नंबर 1, केस 2 और केस 3। 1/f को पावर लिख लेता हूं, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, आज ही तो बताया था, 1/f इज पावर। मान लो μ2 मोर देन μ1 है, यानी लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज्यादा है। अंदर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डेंसर, और बाहर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बाहर रेयर। ऑप्टिक्स की दुनिया में तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब डेंसर। यदि μ2 बड़ा है μ1 से, यानी बाहर रेयर है और लेंस का मटेरियल डेंसर है, तो μ2 बड़ा है μ1 से, तो μ2 अपॉन μ1 है मोर देन 1, और मोर देन 1 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा पॉजिटिव, और तब इसकी पावर आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर आने का मतलब तब ये कन्वर्जिंग होगा। लेकिन तब क्या होगा? यदि अंदर रेयर बाहर डेंसर हो जाए, यानी उल्टा हो जाए, μ2 लेस देन μ1 हो जाए। आज की वीडियो दोबारा देखना। मान लो अंदर उल्टा है, रेयर है और बाहर डेंसर है। मटेरियल के अंदर कोई कम डेंसिटी की, ऑप्टिकल डेंसिटी की चीज है, बाहर ज्यादा, तो μ2 यदि μ1 से कम हो गया, μ2 μ1 से कम हो गया, तो μ2 अपॉन μ1 लेस देन 1 होगा, और जब लेस देन 1 में से 1 को माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा। जब ये ब्रैकेट पहले पॉजिटिव आ रही थी, अब ये ब्रैकेट निगेटिव आएगी, तो पावर निगेटिव हो गई। पावर निगेटिव का मतलब अब ये डाइवर्जिंग है। अब यही डाइवर्जिंग है। जब लेंस डेंसर होता है और बाहर रेयर, तो लेंस अपना ओरिजिनल बिहेवियर शो करता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग काम करेगा। लेकिन यदि लेंस के अंदर रेयर मीडियम हो, बाहर डेंसर मीडियम हो, तो उल्टा काम करेगा, यानी होगा दिखेगा हमें कि कॉन्वेक्स है और काम करेगा डाइवर्जिंग वाला। लेकिन एक केस और है, यदि μ1 और μ2 बराबर हो जाते हैं, यदि μ1 और μ2 बराबर हो जाते हैं, तो ये रेशियो हो गया 1, और 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0, तो पावर 0। 0 पावर का मतलब ना कन्वर्जिंग ना डाइवर्जिंग। तो ये तो ऐसा हो गया कि लाइट को कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज, जैसे आएगी वैसी चली जाएगी। तुमने क्या सीखा? जब लेंस जिस मटेरियल से बना है वो डेंसर है और बाहर का मीडियम रेयर है, तो कॉन्वेक्स लेंस सच में कन्वर्जिंग होंगे और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होंगे। लेकिन जब कभी उल्टा हो जाए, लेंस के अंदर का मटेरियल तो रेयर हो जाए और जहां रखा है बाहर का मीडियम डेंसर हो जाए, तो पता है लेंस का बिहेवियर ही उल्टा हो जाएगा। जो दिख रहा है कॉन्वेक्स, वो काम करेगा कॉन्केव का, डाइवर्जिंग का, और जो कॉन्केव है वो कॉन्वेक्स जैसा काम करेगा। मतलब कहने का ये है, मेरे से कोई ये कहे कि ये लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, तो भाई पूरी नॉलेज लेने के बाद अब हम अभी कुछ नहीं कह सकते। यदि अंदर डेंसर है बाहर रेयर, μ2 मोर देन μ1 है, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही काम करेगा, ये डाइवर्जिंग है। लेकिन यदि अंदर रेयर है और बाहर डेंसर है, लेस देन, अंदर रेयर बाहर डेंसर, तो जैसा दिख रहा है उल्टा काम करेगा, उल्टा काम करेगा, यानी ये कन्वर्जिंग हो जाएगा। दिख रहा है कॉन्केव, काम कन्वर्जिंग। लेकिन यदि μ1 और μ2 बराबर हैं, तो ये प्लेन स्लैब का काम करेगा, जैसे ये है ही नहीं। रूटीन में, डेली लाइफ में जितने भी बाजार से आप लेंस लाते हो, वो सारे सही काम करते हैं, क्योंकि वो बने होते हैं ग्लास से, जो कि डेंसर है, और उनका प्रयोग करते हो एयर में, जो रेयर है। यानी जनरली हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि लेंस डेंसर होता है और बाहर का मीडियम रेयर होता है, तो फिर वो जैसे दिखते हैं वैसे ही काम करते हैं। जो कॉन्वेक्स दिखता है वो कन्वर्जिंग ही होता है, और जो कॉन्केव दिखता है वो डाइवर्जिंग ही होता है।
लेकिन एक बार एग्जाम में आया कि बताओ पानी के अंदर एयर बबल, पानी में हवा का बुलबुला कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग? तो एयर बबल यानी कि रेयर, और बाहर है पानी यानी कि डेंसर, अंदर रेयर बाहर डेंसर, जैसा दिख रहा है उसका उल्टा काम करेगा। तो ये इट लुक्स लाइक कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स इधर से भी कॉन्वेक्स, तो ये तो कॉन्वेक्स का काम करना चाहिए, लेकिन कॉन्वेक्स है तो ये डाइवर्जिंग होगा, यानी कि जो ये बबल है वो डाइवर्जिंग होंगे। कैसे होंगे? डाइवर्जिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब एक तो फिश वाला केस रह गया है, ये न्यूमेरिकल जब आएंगे तब पढ़ाऊंगा, और एक ये हमारा रह गया है, ये दो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल्स के साथ, यानी कल से न्यूमेरिकल शुरू रे ऑप्टिक्स के, और वीडियो रिवाइज कर लेना। अभी के लिए इतना ही।